जय हिंद। आज मैं फिर से जीके जीएस का क्वेश्चन लाया हूँ। टॉप 40 क्वेश्चन इस वीडियो में। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है। और इससे पहले मैं बता दूं कि मैं टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा और पीडीएफ ले लीजिएगा। और पीडीएफ लेने के बाद भी वहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल पर रोज क्विज कराता हूँ। क्विज मार के देखिएगा, आप लोगों का क्विज मारने के बाद बहुत ही फायदा महसूस होगा। तो चलिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर, फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पूछ रहा है कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बुध, जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, ये भी याद रखना। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है जी। और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, ये भी याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है तीसरा नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो याद रखना, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। राइट ऑप्शन बी और राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बी और सी दोनों का पास नहीं है, बुध और शुक्र का पास नहीं है, यहाँ पे कोई उपग्रह नहीं है। और शुक्र को याद रखना, पृथ्वी को सबसे नजदीक ग्रह है शुक्र, और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर पूछ रहा है कि सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है। तो याद रखना, पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है, और एकमात्र एक ऐसा उपग्रह है जिस पर जीवन है। याद रखना, जिस पर जीवन है पृथ्वी पर। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, यह भी याद रखना, जल की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है किस ग्रह को लेटा हुआ तारा कहा जाता, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो याद रखना, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अरुण ग्रह को। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 6ठा नंबर क्वेश्चन कि सांझ तथा भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तथा सांझ तथा भोर का तारा कहा जाता है। याद रखना, शुक्र ग्रह को सांझ तथा भोर का तारा कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है, याद रखना, कि सुबह के समय में या पूरब की दिशा में, और शाम के समय में या पश्चिम की दिशा में दिखाई पड़ता है। इसी कारण से इसे सांझ तथा भोर का तारा कहा जाता है। और याद रखना, ये भी कहता है कि इसे पृथ्वी को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, शुक्र को। और सबसे चमकीला, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सी है? शुक्र ग्रह है, याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रहों में शामिल है। तो आंतरिक ग्रह में शामिल जो है, याद रखना, बुध है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है, ये आंतरिक ग्रहों में शामिल है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 8वां नंबर की फोबस और डिमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं। तो फोबस और डिमोस जो है किस ग्रह के दो उपग्रह है? तो याद रखना, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबस और डिमोस, याद रखना। और मंगल को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, जिसके पास दो उपग्रह हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन, मंगल ग्रह के पास। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो याद रखना, गयानीमिड। गयानीमिड जो है सबसे गयानीमिड, ज्ञानी यहाँ पे मिड हो जाएगा, यहाँ पे मी लिखाएगा, ज्ञानी मिड, ज्ञानी यहाँ पे मी हो जाएगा। ज्ञानी मिड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, जो बृहस्पति के पास है। और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 9 नंबर कि रेबीज टीका की खोज किसने की थी। तो लुई पाश्चर ने रेबीज टीका की खोज की थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और रेबीज किसके कारण होता है? तो कुत्तों को काटने से रेबीज हो जाता है। एडवर्ड जेनर चेचक टीका का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10वां नंबर पूछ रहा है कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। तो चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 के प्रक्षेपयान का नाम क्या था। तो चंद्रयान 3 के प्रक्षेपणयान का नाम क्या था? तो याद रखना, LVM3 था, चंद्रयान 3 प्रक्षेपयान का नाम था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, LVM3M4। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर पूछ रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सी है। तो याद रखना, मैं बताया था कि गयानीमिड जो है, याद रखना, गयानीमिड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। और गयानीमिड किसके पास सबसे बड़ा उपग्रह है? तो बृहस्पति के बाद। याद रखना, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, इसी के पास सबसे बड़ा उपग्रह है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा, गयानीमिड।
और क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर पूछ रहा है कि देखिएगा कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि ओलिपस मेसी, याद रखना ओलिपस ओलिपस मेसी क्या है। ये ऊंचा पर्वत है ओलिपस मेसी जो है। ओलिपस मेसी इस सबसे बड़ा अथी है ज्वालामुखी। सबसे बड़ा किस ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी और किस ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया स्थित है। तो ये दोनों जो है ओलिपस मेसी और निकस ओलंपिया जो है सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है। और ओलिपस मेसी है सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ये किस ग्रह पर स्थित है, तो याद रखना मंगल ग्रह पर स्थित है। और इसी के दो उपग्रह है, फोबस और डिमोस। और मंगल को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और मंगल पर पानी का खोज करने वाला पहला देश भारत बना था और पहले प्रयास में पहुंचने वाला देश भी भारत ही बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर पूछ रहा है कि हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है। तो 76 वर्षों के बाद हेली धूमकेतु दिखाई देता है। ऑप्शन 14 का डी करेक्ट होगा, 76 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कि यम प्लूटो जो है एक बौनो ग्रह के श्रेणी में रखा गया है, याद रखना। यम प्लूटो के ग्रह के और एक और ग्रह है बौना ग्रह सेरिस, याद रखना सेरिस। फिर से लिखता हूँ, सेरिस ग्रह भी एक बौने ग्रह की श्रेणी में है, सेरिस। याद रखना सेरिस भी एक बौना ग्रह है। तो यम प्लूटो ग्रह के रूप में मान्यता कब प्राप्त की गई, तो ग्रह के रूप में 2006 में इसकी मान्यता प्राप्त हुई थी। और इसकी खोज किसने की थी, याद रखना, बताना है आपको कमेंट में एम प्लूटो खोज किसने की थी और सेरिस की खोज किसने की थी। तो ये भी आप लोगों को कमेंट में बताना है। ऐसे बता देता हूँ कि पिया जी ने, याद रखना, सेरिस की खोज पिया जी ने किया था। याद आ गया, सेरिस एक बौने ग्रह का श्रेणी में है, इसकी खोज पिया जी ने किया था। और प्लूटो की खोज किसने किया था ये भी बताना, आप लोगों को कमेंट में बताना है। उसके बाद देखिएगा 16 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित तिथियों में से किस किस दिन ग्रिम्स आ- अयानात होता है। तो किस दिन ग्रीष्म अयानात होता है, तो याद रखना 21 जून को ग्रीष्म अयानात होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 21 जून। उसके बाद है से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 22 दिसंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 18 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण होता है जब। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में होता है। याद रखना, जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में होता है उस समय सूर्य ग्रहण लगता है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है यहाँ पे, और ये भी बताना कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे। 19 नंबर क्वेश्चन की जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें किस रेखा की सीधे पड़ती है। तो जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरण किस रेखा पर सीधे पड़ती है, तो भूमध्य रेखा पर सीधे पड़ती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर पूछ रहा है यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो याद रखना, भारत में सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में होता है। तो याद रखना करेक्ट ऑप्शन 22 दिसंबर को हो जाएगा, भारत में सबसे छोटा दिन होता है। और याद रखना यह भी कि भारत में दिन छोटा बड़ा क्यों होता है। याद रखना कि दिन छोटा बड़ा क्यों होता है, तो बताना आप लोग कमेंट में। और ऋतु में परिवर्तन क्यों होता है ये भी बताना। और दिन और रात के दिन दिन बड़ा छोटा क्यों होता है, दिन और रात क्यों होता है ये भी बताना आप लोग कमेंट में। तो दिन बड़ा छोटा क्यों होता है, तो आपको कमेंट में बताना इसको आंसर। ऋतु में परिवर्तन होता है पृथ्वी को अपने आस पर झुके होने के कारण। और दिन रात जो होता है, तो याद रखना पृथ्वी के घूर्णन या दैनिक गति के कारण दिन रात होता है। और दिन छोटा बड़ा इसीलिए होता है, याद रखना, सौर वर्ष के कारण होता है। याद रखना, ये बात याद रखना, सौर वर्ष के कारण होता है दिन छोटा बड़ा। उसके बाद देखिएगा पूछ रहा है यहाँ पे 21 नंबर की पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है। तो याद रखना पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कब होती है, तो याद रखना 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 3 जनवरी करेक्ट ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। तो याद रखना मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। और ये सबसे ज्यादा हाथी और चूहों की होती है। याद रखना हाथी और चूहों की होती है मनुष्य, और इसका लंबाई तंत्रिका कोशिका का 1 मीटर होती है। और तंत्रिका कोशिकाएं हाथी और चूहों में पाई जाती है।
जो सबसे लंबी है और शाखित होती है। और याद रखना कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो याद रखना विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, याद रखना, जो पूर्वपाषाण काल में भारत आया था। याद रखना पूरा पाषाण काल में भारत आया था, शुतुरमुर्ग का अंडा पाया गया था। और जो विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है। और विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, याद रखना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर पूछ रहा है कि जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तो सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति जल में हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, छोटे छोटे जीवों के रूप में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग इसका कमेंट में, करंट अफेयर्स क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर पूछ रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कि प्रोटीन की फैक्ट्री किससे कहा जाता है, तो राइबोसोम की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। राइबोसोम जो है प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, इसीलिए इसे राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या के लिए, बहुत बार पूछा गया है। लाइसोसोम की खोज क्रिस्टियन डी डब्बे ने किया था। जब शरीर के किसी भी अंग करना बंद कर देता है तो उसको नष्ट कर देता है लाइसोसोम। माइक्रोकांडिया कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है, यह भी याद रखना। फिर देखिएगा 27 नंबर पूछ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन कि किन 4 देशों को एशियन का टाइगर कहा जाता है, तो हाकांगो, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया और ताइवान को इन 4 देशों का एशिया देश का टाइगर कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हाकांगो, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान जो है एशिया का टाइगर है, इसी को कहा जाता है, इन्हीं 4 देशों को। देखिएगा पूछ रहा है फिर यहाँ पे 28 नंबर कि परमाणु बम की खोज किसने की थी, तो याद रखना रॉबर्ट ओपनहाइमर ने 1942 में परमाणु बम का आविष्कार किया था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत। याद रखना मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत पहला परमाणु बम की खोज की गई थी। और न्यूट्रॉन बम की खोज 1977 में अमेरिका ने ही किया था। दोनों परमाणु बम की भी खोज रॉबर्ट ओपनहाइमर ने 1942 में, और 20 वर्षों के परीक्षण के पश्चात 1977 में न्यूट्रॉन बम की खोज हुई थी, अमेरिका में ही हुई थी इन दोनों को। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि तत्वों को वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो याद रखना तत्वों को वर्गीकरण सबसे पहले डोबनेरो ने किया था, जो तत्वों को 3 नियम से सजाए थे, त्रिक नियम दिया था। न्यूटन ने अष्टक नियम दिया था। मेंडलीफ ने सबसे पहले आवार सरणी को बनाया था। और मोसले ने आधुनिक आवार सरणी का जनक बोला जाता है। उसके बाद देखिएगा पूछ रहे हैं यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक किसे माना जाता है, तो लाइकेन को वायु प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है। लाइकोन जो है कवक और शैवाल से बनाया जाता है, याद रखना कवक प्लस शैवाल से, कवक और शैवाल से किसे बनाया जाता है, लाइकेन को बनाया जाता है, याद रखना। और कवक जो है एक मृतजीवी पौधा है, एक मृतजीवी जीव है जो सड़े गले चीजों पर आश्रित रहता है। और कवक को कोशिका भित्ति काइटिन नमक काइटिन से बनी होती है, भी याद रखना। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा पूछ रहे 31 नंबर क्वेश्चन कि नीरव घाटी साइल्ट वैली किस राज्य में स्थित है, तो एग्जाम में बहुत बार यह पूछा गया, तो केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा दोस्त, आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है क्योंकि मैं वहाँ पर रोज क्विज कराता हूँ। तो नीरव घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, केरल में है। और उत्तराखंड जो है याद रखना उत्तराखंड में घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है, याद बताना ही आप लोग इसका कमेंट में आंसर। उत्तराखंड में क्या है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो याद रखना उत्तराखंड में स्थित है। और नीरव घाटी केरल में स्थित है। 32 नंबर देखिएगा पूछ रहे हैं यहाँ पे कि डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायन अभियंता उद्योगपति का नाम क्या था, तो डायनामाइट का आविष्कार किए थे एल्फ्रेड नोबल ने। और इन्हीं के नाम पर प्रत्येक वर्ष नोबेल प्राइज दिया जाता है। और भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर थे, याद रखना आरबी रविंद्रनाथ टैगोर थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति, जो 1913 में इनको दिया गया था नोबेल प्राइज। 33 नंबर पूछ रहा है कि भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखना भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 के तहत भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में कहा गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और याद रखने का और कि मौलिक कर्तव्य जो है, याद रखना मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के कम है, और मौलिक कर्तव्य रूस देश के संविधान से लिया गया है।
और मौलिक अधिकार जो लिया गया आयरलैंड देश के संविधान, आयरलैंड थी अमेरिका के संविधान से, जिसमें 12 से 35 में मौलिक अधिकार है, याद रखना। नीति निर्देशक का तत्व अनुच्छेद 36 से 91 में है, जो थी क्या बोलते हैं आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दक्षिण अफ्रीका, जिसमें 368 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन से लिया गया है। और याद रखना कि निर्वाचन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से निर्वाचन प्रणाली। 34 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकीकृत स्रोत है, तो एकाकी स्रोत जो है भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर देखिएगा पूछ रहे हैं यहाँ पे कि 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के संविधान से प्रेरित है। तो देखिए मौलिक अधिकार हम बताए थे कि अनुच्छेद 12 से 35 में है, जो लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य जो है, याद रखना, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के काम में है, जो रूस देश के संविधान से लिया गया है। और नीति निदेशक का तत्व याद रखना, नीति निदेशक का तत्व कहाँ से लिया, आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से 368 में कहा गया है। और एक और था यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि निर्वाचन की प्रणाली इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया। ये सब बातें याद रखना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से 1 नंबर का पूछ लिया जाता है, हर एग्जाम में पूछता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और सबसे लंबे समय तक इन्हीं का कार्यकाल था, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। और वाइस प्रेसिडेंट कौन रहे थे सबसे ज्यादा बार, तो आप लोग इसका कमेंट में बनाइएगा। मतलब कहने का मतलब वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति सबसे ज्यादा बार कौन रहे थे सबसे लंबे समय तक। 37 नंबर पूछ रहे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो देखिएगा, तो एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन कि वर्तमान समय में, अभी भी वर्तमान समय में भारत के भारत के आजाद भारत के प्रथम महिला यंगेस्ट प्रधान राष्ट्रपति कौन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। वर्तमान भारत में, आजाद भारत या वर्तमान में बोले तो याद रखना, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के नाम पूछ रहा था, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ये भी याद रखना। श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत रत्न पाने प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी 1971 में, इनको नोबेल भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये भी याद रखना। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा 37 का, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर पूछ रहा है यहाँ पे 38 नंबर के सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो मैं बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के लंबे समय तक, सबसे अधिक कार्यकाल था इन्हीं का। और उपराष्ट्रपति कौन रहे थे सबसे ज्यादा समय तक, तो बताइएगा, ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रपति लोकसभा के भंग कर सकता है। तो याद रखना, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा का भंग कर सकता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और उसके बाद देखिएगा पूछ रहा है 40 नंबर क्वेश्चन के भारत के राष्ट्रपति को उसको पद से हटाया जा सकता है। तो याद रखना कि संसद द्वारा हटाया जा सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहे 41 नंबर क्वेश्चन कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी। तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था, 41 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर पूछ रहा है कि फिर तार को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में फिर तार को जोड़ा जाता है, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा 43 नंबर पूछ रहा है कि मेक इंडिया कार्यक्रम के लोगो क्या है। तो शेर का मेक इंडिया कार्यक्रम में लोगो होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पूछ रहा है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो याद रखना, सौर प्रणाली की खोज किए थे एक कॉपरनिकस ने, और केपलर ने ग्रहों से संबंधित नियम दिया था। और यहाँ पे और बता रहा हूँ, देखिएगा क्वेश्चन देख रहे थे थोड़ा कितना बचा है, यहाँ तक बता दिए थे। तो यहाँ पर पूछना है, यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक रचनाकार कौन है। महात्मा गांधी जी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और उसके बाद पूछ रहा है देखिएगा कि इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक के लेखक कौन है। तो चित्रा सुब्रमण्यन इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक के लेखक है। और देखना है यहाँ पर पूछ रहा है 46 नंबर की भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी। तो 1991 में अपनाई गई थी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और देखना है 46 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। देखिए 19वीं शताब्दी में ब्लैक गोल्ड कहा जाता था कोयला को, वर्तमान समय में बोले तो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। पेट्रोलियम मार देना ऑप्शन, पेट्रोलियम मिलेगा तो वर्तमान समय में।
पेट्रोलियम ऑप्शन नहीं है तो इसीलिए हम कोयला मारे हैं, ऐसे पेट्रोलियम राइट ऑप्शन सही होगा ऑप्शन में रहता तो। 47 नंबर और क्वेश्चन लास्ट है इस वीडियो का, और आप लोग इसका कमेंट में आंसर तो नहीं, मैं बता दे रहा हूँ इसको। 47 नंबर को कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो 1952 में। 1951 से 1952 के बीच में हुआ था भारत में प्रथम चुनाव। तो राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। और इसको आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। फिलोसफी जूलॉजिक लेखक कौन है? तो फिलोसफी जूलॉजिक के लेखक कौन है? आप लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा दोस्त। तो जय हिंद, आज का वीडियो इतना ही।